नमस्कार। मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मार्क्सवादी आलोचना पर विचार करेंगे, जो स्नातकोत्तर हिंदी के सेमेस्टर 4 के पत्र 16 का अंश है। इससे पहले भी इस विषय पर 3 संवाद हो चुके हैं और इससे मार्क्सवादी आलोचना की किंचित तस्वीर विद्यार्थी मित्रों के समक्ष स्थापित हो गई होगी। यह चर्चा हुई थी कि मार्क्स के प्रसिद्ध सिद्धांत द्वंद्वात्मक वस्तुवाद से यह आलोचना दृष्टि विकसित होती है। संपूर्ण दृष्टि के विकास का मूल कारण वस्तु के भीतर अंतर्निहित शक्तियों का आपसी द्वंद्व है। पदार्थ की तरह समाज के विकास में भी इन आंतरिक शक्तियों के द्वंद्व की भूमिका है। और चूंकि साहित्य समाज सापेक्ष होता है, इसलिए सामाजिक अंतर्द्वंद्व का प्रभाव साहित्य पर भी पड़ता है। किस प्रकार हमारा समाज आदिम साम्यवाद, दास प्रथा, सामंतवाद से होते हुए पूंजीवादी व्यवस्था में प्रविष्ट है और पूंजीवादी वर्ग और सर्वहारा वर्ग के द्वंद्व से साम्यवाद की स्थापना का सिद्धांत मार्क्स ने दिया था, जहां से वर्ग संघर्ष की धारणा शोषक और शोषित के बीच आती है। और मार्क्सवादी सिद्धांत ने यह स्पष्ट समझ दी कि समाज में अमीर और गरीब का होना ईश्वर की गलती नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था का परिणाम है। पूंजीवादी व्यवस्था ने शोषक और शोषित के बीच के अंतर को काफ़ी बढ़ाया है और यह सामाजिक असमानता अपने आप खत्म नहीं होगी। इसके लिए वर्ग संघर्ष आवश्यक है। और मार्क्स ने यह सिद्धांत दिया कि ऐसे समय साहित्यकारों का दायित्व तो है कि वह प्रगति के लिए संघर्षरत शक्तियों की भूमिका को बढ़ाएं, वह प्रतिबद्ध हो जाएं। और इस प्रकार साहित्यकारों की दृष्टि को आकलित करते हुए कहा गया कि साहित्यकारों का काम है कि सामाजिक यथार्थ को चित्रित करें और समाज में जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसकी सच्चाई तो देखें ही, उसके कारणों को भी स्पष्ट खोज करें और समाज में जो असमानता है, शोषण है, उसके लिए उत्तरदायी शक्तियों को पहचानें, मुक्ति के उपाय की स्पष्ट घोषणा करें और साम्यवादी समाज की रूपरेखा और विशेषताओं को अपने साहित्य के द्वारा चित्रित करें। मार्क्सवादी आलोचना के माध्यम से हम यह पहचानते हैं कि किस साहित्य में यथार्थ की अवधारणा को सही ढंग से चित्रित किया गया है या नहीं किया गया है। कौन सा साहित्य शोषित वर्ग का पक्षधर साहित्य है, कौन सा प्रगतिगामी साहित्य है, कौन सा साहित्य नूतन उन्मेषकारी शक्तियों के साथ है और कौन सा साहित्य प्रतिक्रियावादी है। बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी कि मार्क्सवादी आलोचना
बहुत सारे विचारकों के आपसी द्वंद्व से विकसित हुई है। आधार, अधिरचना और साहित्य, वस्तु रूप की द्वंद्वात्मकता, प्रतिबद्धता, सौंदर्य बोध की समस्या, इन सभी बिंदुओं पर बहुत गहरे मतभेद रहे हैं मार्क्सवादी आलोचकों में ही। और मार्क्सवादी आलोचना एक रेखीय नहीं है, धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। और किस प्रकार सौंदर्य बोध की समस्या हो या प्रतिबद्धता की समस्या हो, सब में बहुत सारे पक्ष हैं जिनकी चर्चा बहुत विस्तार से हो चुकी है। आज हम लोग हिंदी क्षेत्र में मार्क्सवादी आलोचना के विकास पर चर्चा करेंगे। 1936 के आसपास जो ऐतिहासिक परिस्थितियां आईं, उसमें सामाजिक यथार्थ दृष्टि से युक्त इस आलोचना पद्धति का विकास हुआ। आमतौर पे प्रगतिवाद का संबंध 1936 में हुई प्रगतिशील लेखक संघ की बैठक से माना जाता है। प्रगतिशील आंदोलन के सूत्रपात में मुल्कराज आनंद, सज्जाद ज़हीर, भवानी भट्टाचार्य आदि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। 1935 में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जिसके सभापति थे एम फॉस्टर। फिर लंदन में भी उसी साल इस संस्था की नींव डाली गई थी और फिर भारत में भी इस संस्था की शुरुआत हुई, जिसमें जिनका नाम लिया गया मुल्कराज आनंद, सज्जाद ज़हीर, भवानी भट्टाचार्य तो थे ही। साथ में उस समय के बहुत प्रतिष्ठित लेखक प्रेमचंद, पंत, यशपाल, फैज़ अहमद फैज़, ये सब उसमें शामिल थे। प्रेमचंद ने तो 1936 के अधिवेशन की अध्यक्षता ही की थी। इसके साथ साथ कुछ राष्ट्रीय परिदृश्य भी ऐसा था जिससे मार्क्सवादी आलोचना पद्धति की जगह बनी। एक तरफ स्वतंत्रता संग्राम बहुत तीव्र होता जा रहा था। गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन तो था ही। 1934 में कांग्रेस में समाजवादी दल की स्थापना हो गई थी। ध्यान दें कि 36 में हम लोग प्रगतिशील लेखक संघ की बैठक की बात कर रहे हैं और उससे 2 साल पहले 34 में ही कांग्रेस में समाजवादी दल की स्थापना हो जाती है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसी बीच बंगाल में बहुत भीषण अकाल होता है। मजदूर संगठनों की हड़ताल होती है। तो इस प्रकार, और इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी देख लें कि 1917 में रूस की क्रांति हो चुकी है। वहां साम्यवादी समाज स्थापित हो चुका है। यानी 34, 35, 36 इन सब के सामने जब स्वतंत्रता आंदोलन का आदर्श हमारे सामने था, तो कहीं ना कहीं वह समाज भी दिमाग में था जो सोवियत संघ में स्थापित हो रहा था। और इन सब के समानांतर हिंदी में, भारत में धीरे धीरे प्रगतिवाद की जगह बनी और प्रगतिवादी आलोचना ने भी साहित्य को प्रभावित किया। चर्चा हो चुकी है कि इससे पहले छायावाद का काल था हिंदी में 1918 से 1936, जो कल्पना प्रवण अंतर्दृष्टि से समृद्ध था। परंतु प्रगतिवाद एक सुसंगत सामाजिक यथार्थवादी दृष्टि से सामने आया।
तो स्वाभाविक है कि आलोचना के क्षेत्र में भी एक ऐतिहासिक सामाजिक साहित्य सिद्धांत हिंदी में स्थापित हुआ, जिसने आलोचना के मानदंड स्थापित किए। और यह नहीं कि केवल समकालीन साहित्य को ही इस दृष्टि से देखा गया, बल्कि पूरी साहित्यिक परंपरा की आलोचना मार्क्सवादी दृष्टिकोण से हुई। अपनी किताब आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां में नामवर सिंह ने प्रगतिवाद की चर्चा करते हुए बहुत विस्तार से इन चीज़ों को रखा है। यह अनुभव किया जा रहा था कि एक प्रकार की प्रतिबद्धता आवश्यक है। जनता संघर्ष के लिए शक्ति साहित्य से प्राप्त करती है, तो साहित्यकार का यह कर्तव्य है कि संघर्ष में विजय प्राप्त करने के लिए मार्ग दिखाए। एक प्रकार की वर्ग भावना यहां स्पष्ट हो रही थी। और विशेषकर हिंदी में जब हम देखते हैं तो मार्क्सवादी आलोचना के लिए प्रगतिवादी या प्रगतिशील शब्द भी चलता है। नामवर जी ने स्पष्ट किया है कि जैसे ही हम कहते हैं प्रगतिशील, तो इसी के साथ ही यह भी संकेत होता है कि कुछ ऐसा भी तत्व है जो प्रगतिशील नहीं है, यानी वह प्रतिगामी है। प्रगतिगामी नहीं, वह प्रतिगामी है, प्रतिक्रियावादी है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं तो किसी की तुलना में ही प्रगति करेंगे। तो यानी जब हिंदी में प्रगतिशील आलोचना दृष्टि आई तो इसने यह महत्वाकांक्षा रखी कि प्रतिक्रियावादी साहित्य और प्रगतिशील साहित्य में अंतर किया जाए। लेकिन शुरुआती जोश के कारण कुछ गलतियां भी शुरू में हुई। शिवदान सिंह चौहान आदि आलोचक शुरू में थे, और बहुत सारे, किसी एक का ही नाम लेना उचित नहीं है। शुरू में पूरे भक्ति काल को ही प्रगति विरोधी समझा जाने लगा। नामवर जी ने कहा कि रूढ़ि और परंपरा का अंतर पहले पता नहीं चला, और प्राचीन प्रतिक्रियावादी रूढ़ियों के साथ साथ पूरी परंपरा को ही प्रतिक्रिया सिद्ध कर दिया गया। पूरे भक्ति काव्य को अमान्य माना गया। लेकिन बाद में रामविलास शर्मा जैसे आलोचक आए और उन्होंने बहुत श्रेष्ठ बुद्धि से आलोचना की और यह दिखाया कि प्रगतिवादी आलोचना दृष्टि, मार्क्सवादी आलोचना दृष्टि परंपरा का भी सही मूल्यांकन कर सकती है। बल्कि रामविलास शर्मा की तो किताब ही है परंपरा का मूल्यांकन। और इस आलोचना पद्धति ने परंपरा के प्रतिगामी तत्वों को अलग करके दिखाया और उसके प्रगतिशील और जीवंत तत्वों को सामने रखा कि यह हमारी परंपरा का वह जीवंत तत्व है जो जनता के साथ रहा है। और इसी प्रकार समकालीन साहित्य में भी इस दृष्टि से साहित्य का मूल्यांकन हुआ। हम अगर प्रगतिवाद के समकालीन व्यक्तिवादी साहित्य को याद करें तो मानना होगा कि कहीं ना कहीं प्रगतिवादी आलोचना दृष्टि ने उसको भी संतुलित किया। और फिर एक सवाल उठाया, जो सवाल हम देख चुके हैं इससे पहले, कि प्रतिबद्धता के सवाल पर, सौंदर्य बोध के सवाल पर बहुत विस्तार से मार्क्सवादी आलोचकों के बीच आपस में बहस चली थी। तो यह प्रश्न यहां भी उठा कि रचना की सौंदर्य शक्ति आती कहां से है।
और प्रगतिशील समीक्षा यह मानती है कि यह सौंदर्य जनता के निकटतम संपर्क से आता है और इसलिए यह सिद्धांत दिया गया कि श्रेष्ठ रचना करने के लिए साहित्यकार को अनिवार्य रूप से जनता का पक्षधर होना पड़ेगा। यदि हम अपनी परंपरा को देखें, तुलसीदास हों, प्रेमचंद हों, वाल्मीकि हों, तो कहीं ना कहीं उस साहित्य में पीड़ित पक्ष को उनकी सहानुभूति मिली है। मार्क्सवादी आलोचना इस मानवतावादी दृष्टि से ऊपर उठकर एक विचारधारा को स्थापित करती है जिसके द्वारा साम्यवाद के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और इसलिए मार्क्सवादी आलोचना रचना में वास्तविकता के चित्रण पर बल देती है। यथार्थ का चित्रण यहां ज्यादा महत्वपूर्ण बनकर सामने आता है। और स्वाभाविक है कि यथार्थ का यह बोध आएगा कहां से? तो वास्तविकता का यह बोध अपनी समकालीन समस्याओं में भाग लेने से आता है। इसलिए प्रगतिवादी आलोचना दृष्टि यह भी स्थापित करती है कि सामयिकता के माध्यम से ही शाश्वत साहित्य की रचना हो सकती है। और इस प्रकार साहित्य की परख के लिए मार्क्सवादी आलोचना दृष्टि एक ऐतिहासिक आधार प्रदान करती है। इससे पहले रचना का मूल्यांकन अपनी व्यक्तिगत समझ के पर निर्भर करता था। इस आत्मनिष्ठ सिद्धांत के मुकाबले मार्क्सवादी आलोचना ने एक वस्तुनिष्ठ सिद्धांत स्थापित किया। उसने यह देखने पर बल दिया कि कोई रचना समाज के विकास में कितना योग देती है और इसी आधार पर हम यह देख सकते हैं कि वह रचना प्रतिक्रियावादी है या प्रगतिगामी है। यानी कि सामाजिक मानदंड की स्थापना की गई। इस सामाजिक यथार्थ दृष्टि के कारण साहित्यिक समझ में एक वस्तुनिष्ठता स्थापित हुई। काव्य साहित्य हो या गद्य साहित्य हो, उसका संबंध इस दृष्टि ने सामाजिक वास्तविकता से जोड़ा और बताया कि वही साहित्य मूल्यवान है जो वास्तविकता के प्रति सजग और संवेदनशील है। यदि वास्तविकता का चित्रण नहीं है, कल्पना ज्यादा है, तो उस साहित्य को हम प्रतिक्रियावादी साहित्य कहेंगे और ऐसा साहित्य सामाजिक दृष्टि से अनुपयोगी होगा। इस प्रकार रचना को देखने के लिए बिल्कुल एक नया दृष्टिकोण इस दृष्टि ने स्थापित किया। और जैसी चर्चा पिछले संवाद में हो चुकी है कि इसमें रूप तत्व की अब पूरी तरह उपेक्षा नहीं की जा सकती, बल्कि रचना की पूर्ण व्याख्या मार्क्सवादी आलोचना दृष्टि से संभव होती है। तो जिस प्रकार रचना के क्षेत्र में प्रगतिवाद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, वैसे ही आलोचना के क्षेत्र में भी यह दृष्टि साहित्य को एक नया दृष्टिकोण देती है। बहुत सारे आलोचक हुए जिन्होंने अपनी अपनी तरफ से इस आलोचना दृष्टि को विकसित किया। हिंदी में भी रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह, बहुत तेरे आलोचक हैं।
कुल मिलाकर कहें तो मार्क्सवादी दृष्टि जीवन शक्ति के आधार पर किसी रचना की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। एक बौद्धिक आधार है रचना को देखने का। यह कला में भाव तत्व को यह गौण मानती है और यह मानती है कि कला का प्रभाव बुद्धि पर ही नहीं हृदय पर भी पड़ता है। और शुरुआती जो समस्याएं थीं, एक पक्षता थी, वह टेरी एगल्टन, कॉडवेल आदि के सिद्धांतों से दूर हुई। एक पूर्णता प्राप्त हुई मार्क्सवादी दृष्टि को। और सबसे बड़ी बात, इसने जन जीवन से जोड़ा साहित्य को। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मार्क्सवादी आलोचक काव्य के उपयोगितावादी पक्ष का उद्घाटन करता है और साहित्य के संप्रेषण का इस आलोचना में विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। उसको देखा जाता है कि साहित्य संप्रेषणीय है कि नहीं है। और मार्क्सवादी आलोचक यथार्थ के ठोस धरातल पर खड़ा रहता है। उसमें चमत्कार और प्रदर्शन का भाव नहीं होता। वह भौतिक यथार्थवादी दृष्टि को लेकर चलता है। और जैसा कहा गया कि मार्क्सवादी आलोचक जनवादी और समाजोपयोगी रचना को महत्व देता है, जिससे साम्यवाद की स्थापना का लक्ष्य प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार कुल मिलाकर पूरे विश्व में भी और हिंदी में भी मार्क्सवादी आलोचना ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण जगह बनाई है। पिछले 4-5 संवादों में हम लोगों ने इसका आकलन किया है। आशा है हमारे विद्यार्थी मित्रों के सामने मार्क्सवादी आलोचना की एक तस्वीर उभरी होगी। आपके सहयोग के लिए, आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आशा है आज का यह संवाद भी आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।